कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहते हुए ममता बनर्जी को झटका दिया कि ये जो आपने राखल बेरा को गिरफ्तार किया हुआ है, ये गिरफ्तारी अवैध है और इसको तुरंत रिहा किया जाए। ये जो भर्ती घोटाला अगर हुआ है तो दोषी तो ममता बनर्जी भी है ना, उसके लिए मुख्यमंत्री तो वही थी। तो तब आप नहीं बोले, अब बोले हो। इसके पीछे मंशा जाहिर की गई और इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये सारी जिरह के बाद कहा कि इस मामले में यह गिरफ्तारी अवैध है और राखल बेरा को तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। तो ममता बनर्जी इस तरह की राजनीति कर रही है कि एक तरफ तो लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहां बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई, लोगों के घर जलाए गए, रेप तक हुए, उसको ममता बनर्जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दबाव किस तरह का है हमने देखा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज तक उस दबाव में हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है और यह झटका दिया है ममता बनर्जी के उस फैसले के विरुद्ध जो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के एक निकट सहयोगी को जेल में डाला हुआ था। और ये जेल में डाला था उनको फर्जी तरह से, जो कोर्ट का में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। उन्होंने कहा कि एक जो है वहाँ पर भर्ती के नाम पर ये कहा गया था कि सिंचाई विभाग में भर्ती होनी है और उसके लिए पैसे लिए गए और पैसे में नाम आया राखल बेरा का। ये राखल बेरा जो है शुभेंदु अधिकारी के रिश्तेदार थे। जब ये शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में शामिल थे तब इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब जैसे ही शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता बने और बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद ममता बनर्जी की ये सरकार बनने के बाद परेशान करने की नीयत से शुभेंदु अधिकारी और उसके निकट के आसपास के रिश्तेदारों को ये टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कहना है शुभेंदु अधिकारी का। अब शुभेंदु अधिकारी जब इसको पहले से कह ही रहे थे कि ममता बनर्जी मेरे सहयोगी, मित्र, रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए फर्जी केस लगा रही है, मेरे ऊपर भी फर्जी केस घोटाला जिस तरह से हमने देखा शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लगाया गया। लेकिन अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहते हुए ममता बनर्जी को झटका दिया कि ये जो आपने राखल बेरा को गिरफ्तार किया हुआ है, ये गिरफ्तारी अवैध है और इसको तुरंत रिहा किया जाए। और इसलिए वो जो है उनके सहयोगी को छोड़ने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया और यह कहा कि यदि इस मामले में आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो पहले हमसे पूछेंगे, यानी हाई कोर्ट से पूछा जाए, अनुमति ली जाए। आपने उठाकर कई साल पुराने केस को समूह ग की, समूह डी की भर्ती थी और उसमें कभी घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, किसी एक व्यक्ति को एप्लीकेशन दे दी और उसने कहा जी घोटाला हुआ है, तो आपने मान लिया और ये नहीं पूछा कि भैया तैने अगर रिश्वत दी थी तो पहले एप्लीकेशन क्यों नहीं दी। ये शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए तो ये खराब हो गए, इनके रिश्तेदार खराब हो गए, अब इनके खिलाफ आप एप्लीकेशन दे रहे हो। तो अल्टीमेटली ये जो भर्ती घोटाला अगर हुआ है तो दोषी तो ममता बनर्जी भी है ना, उसके लिए मुख्यमंत्री तो वही थी। तो तब आप नहीं बोले, अब बोले हो। इसके पीछे मंशा जाहिर की गई और इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये सारी जिरह के बाद कहा कि इस मामले में यह गिरफ्तारी अवैध है और राखल बेरा को तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। 5 जून से आपको बताएं ये गिरफ्तार है, क्योंकि 2 जून को रिजल्ट आए थे और उसके तुरंत बाद ये एप्लीकेशन लगा दी गई थी और उसके बाद ये कार्रवाई कराई गई थी। और इसलिए कहीं ना कहीं जब ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये गिरफ्तारी अवैध थी और इस मामले में उसको तुरंत छोड़ा जाए राखल बेरा को, तो ये बात समझ में आती है कि जो शुभेंदु अधिकारी अभी तक ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे थे, कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई है कि जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे वो ठीक है कि उनको परेशान करने की नीयत से फर्जी केस दर्ज कराए जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी इस तरह की राजनीति कर रही है कि एक तरफ तो लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहां बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई, लोगों के घर जलाए गए, रेप तक हुए, उसको ममता बनर्जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि महिला आयोग और SC ST आयोग और नेशनल जो वहां पर ये NHRC है और ये सबके बाद ममता बनर्जी डिनाई मोड में रही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हिंसा कुछ हुई नहीं है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर वहां FIR दर्ज की गई, केस दर्ज किए गए और उनको जेल में डाला गया ये कह करके कि हिंसा में दोषी आप हैं।
पुरानी पुरानी बात लाई गई, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी एक FIR 2.5 साल पुराने मामले में की गई, और जिस मामले में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं देखिए कोई लिंक नहीं बन रहा था, लेकिन यह कहा गया कि नहीं वो इनका सिक्योरिटी गार्ड था, उसने आत्महत्या करी, तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसकी पत्नी से एक एप्लीकेशन डलवाई गई है, ऐसा कहना है। और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मेरा कोई इस मामले से लेना देना नहीं, मैं तो उस दिन घर में था भी नहीं, और यह आरोप लगाया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के दबाव के कारण यह हुआ। तो 2.5 साल चुप क्यों रहे, वो भी एक सवाल उठ रहा था। लेकिन अल्टीमेटली जैसा दिख रहा है वो देखने में तो यही लग रहा है कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो सरकार के दबाव में है, और सरकार के दबाव में ही इस तरह के काम कर रही है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार उन तक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसके पीछे का एक ही मकसद है जो हमने पिछले दिनों देखा है कि बहुत सारे लोगों ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करी, और उन सबका यही कहना था कि भैया हमें यहाँ रहना है, अगर हम टीएमसी में नहीं गए तो ये हमारा रहना मुहाल कर देंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये तक खबरें आई थी कि जो बीजेपी के समर्थक हैं, जिनकी परचून की दुकान है, किसी भी चीज की दुकान है, उसके बाहर नोटिस लगा दिया कि यहां से सामान नहीं खरीदना। तो दुकानदार हैं वो कहते हैं भूखे मर जाएंगे, तो इसलिए क्या करें भैया, टीएमसी का झंडा लगा लो दुकान पर कि हम तो भाई टीएमसी में आ गए। तो उनसे कहा गया कि माफी मांगो। कई लोगों का मुंडन कर दिया, बाल मुड़ा दिए, जिससे उनकी अलग पहचान हो कि भैया ये माफी मांग रहे हैं, ये टीएमसी में ये बीजेपी छोड़ के आए, बीजेपी वालों ने जबरदस्ती इनको शामिल किया था। इस तरह की बातें देखने में मिली। तो अभी बाबुल सुप्रियो को देखिए, वो तो सांसद थे, और सांसद होते हुए उन्होंने कहा मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं, मैं राजनीति ही छोड़ रहा हूं। तो अंदर के लोगों का, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझते हैं अच्छे से, उन लोगों का कहना था कि ये कुछ नहीं है बाबुल सुप्रियो की बात, वो केवल और केवल ये है कि जब तक मंत्री थे तो उनको सुरक्षा मिली हुई थी, और दिल्ली में घर वगैरह सब कुछ मिला हुआ था, तो उनको लग रहा था कि एक सुरक्षा मिली हुई है और वो रह रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। बावजूद इसके हमने देखा चुनाव के दौरान बाबुल सुप्रियो के ऊपर भी हमला हुआ, टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। तो उनको जब बीजेपी ने इसलिए कि काम ठीक नहीं हुआ और बाहर कर दिया मंत्रालय से, तो बाबुल सुप्रियो ये सोच रहे हैं कि भाई टीएमसी और बीजेपी का झंझट छोड़ो, अपना गाना गाएंगे। ये हालांकि लोगों का कहना है कि ये बाबुल सुप्रियो केवल दिखाना चाह रहे हैं, वो टीएमसी में ही जाएंगे थोड़े दिन बाद, क्योंकि उनके ऊपर दबाव आ रहा है, उनको लग गया। और ये दबाव किस तरह का है हमने देखा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज तक उस दबाव में हैं कि वो फैसला क्या दें। वहां सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए देश की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनर्जी अपने आप को एक केस से अलग कर देती हैं, जो महिलाओं के बलात्कार के बारे में दर्ज कराया गया था, कोर्ट में डाला गया था, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कह दिया साहब मैं इस केस से अपने को अलग करती हूं। तो जो कुछ जुडिशरी के जुड़े हुए लोग हैं वो बताते हैं कि जज भी इस तरह के प्रेशर में आते हैं, उनके भी रिश्तेदार नातेदार और लोग वहां रहते हैं, तो उनका जीना मुहाल हो सकता है। जिस तरह की बमबाजी पश्चिम बंगाल में होती है वो लोगों ने देखी है, तो इसलिए लोग दहशत में हैं। तो ये दहशत लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। लोगों को एक उम्मीद थी कि थोड़े दिन के बाद जिस तरह के कारनामे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोग कर रहे हैं, उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद इतना ही नहीं, वो तो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने यह तक कहा कि वहां अगर पुलिस रहेगी तो सुरक्षा नहीं हो पाएगी, केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं उनके हवाले पश्चिम बंगाल को करना पड़ेगा। मामले की गंभीरता देखिए कि पुलिस पे ये भरोसा ही नहीं कर रहे हैं लोग कि वो लोगों की सुरक्षा कर पाएगी, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के पुलिस दबाव में है। वो अपने आप को खुद पुलिस असुरक्षित समझ रही है कि अगर हमने कुछ किया तो हमारे ही खिलाफ कुछ ना कुछ हिंसा हो जाएगी, और इसलिए कोई वहां पे फैसला करने वाला नहीं है, कोई न्याय देने वाला नहीं है। ऐसा मानना SC/ST और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों का था जो उन्होंने टिप्पणी की है। और इसलिए वहां आम आदमी का क्या हाल होगा जब वहां MP डरे हुए सोच रहे हैं, बीजेपी के जो लीडर हैं वो अपने को असुरक्षित सोच रहे हैं, तो आम जनता कहती है फिर हमारी सुरक्षा कैसे होगी। ये एक सोचने की बात है। और जिस तरह से अब ये फर्जीवाड़ा खुल के आया है, जिस तरह से हाई कोर्ट ने अब ये टिप्पणी की है, तो एक मामला है कि हाई कोर्ट में पहुंचा, शुभेंदु अधिकारी बड़े लीडर हैं, उनके रिश्तेदार थे,
तो उनको इतनी जल्दी, आप देखिए कब से, 5 जून से बंद है जेल में। तो अगर इनकी गलती नहीं है और झूठे केस में इनको बंद किया गया है, तो अब आप समझ लीजिए 5 जून से पूरा जून चला गया, जुलाई चली गई, अगस्त आ गया, तब जाके इनको अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने राहत दी है। तो बिना बात, बिना दोष अगर किसी व्यक्ति को इस तरह से जेल में बंद किया जाएगा तो वो अल्टीमेटली हथियार डालेगा और ये कहेगा भैया मैं तो टीएमसी में आ जा रहा हूँ, मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। और ये बहुत खतरनाक हो रहा है, क्योंकि इस तरह अगर होगा राज्यों में तो किसी भी विपक्ष के लिए काम करना और कोई भी सरकार के लिए काम चलाना, ये फिर क्या मायने हैं अगर आप किसी की सुरक्षा नहीं दे पा रहे। और इसलिए बीजेपी को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि नियम कायदे कानून उनके लिए हैं जो नियम कायदे कानून और संविधान पे विश्वास करते हों। जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई और कानून से बात करेंगे तो सख्त कार्रवाई और जल्दी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना इस तरह से कितने पीड़ा में वो व्यक्ति होगा जिसने कोई गलती की नहीं और पिछले 2-3 महीने से वो जेल में बंद है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते उस व्यक्ति की कि उसका हर दिन हर पल कैसा गुजरता होगा। और इसलिए ऐसे मामले में आप भी अपनी राय दें और सरकार के ऊपर ये दबाव बने, केंद्र सरकार के, कि वो इस मामले को लेकर कुछ ना कुछ कानून बनाए ऐसा कि ताकि सरकारें इस तरह से बदले की कार्रवाई ना कर पाए। वंदे मातरम।